गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है मई 30, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली देख लेते हैं। वैसे इनमें से कुछ टॉपिक्स आज जो है वो रिपीटेड ही रहने वाले हैं। जैसे कैग वाला टॉपिक भी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टू लास्ट वीक। ये थोड़ा सा रिपीटेड रहेगा। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर वाला टॉपिक भी हम लोगों ने किया था। इसमें हल्का सा कुछ आइडिया हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर करने का यही बेनिफिट होता है। एक टॉपिक आप कंटिन्यूअसली करते रहते हो तो उसके अंदर अपग्रेडेशन होती रहती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा कंटेंट आपका तैयार हो जाता है। जिस तरह से इस बार यूपीएससी का जो प्रीलिम्स आया है, आपको सीधा-सीधा कह रहा है कि भाई 2 साल का तो करंट अफेयर आपको करना ही पड़ेगा। पिछले साल मेंस में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे थे करंट अफेयर से जो कि 2 साल से पूछे गए थे प्रीलिम्स में भी, और इस बार उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। तो पहले मैं आपको 1 एंड हाफ ईयर कहता था, लेकिन यूपीएससी हमेशा आपको सरप्राइज करता है। तो कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी अभी वेट नहीं करना है, सीधा-सीधा लग जाइए काम पे। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा जो है आने वाले टाइम पे हम लोग और बातें करेंगे इसके बारे में। चलिए जी, उसके अलावा जो है एक हिस्टेरेक्टोमीज़, ठीक है? ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। वीमेन इश्यू हेल्थ इश्यूज़ को लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली मेंस में। तो ये एक अच्छा कंटेंट हमारा यहाँ पे रहेगा जिसको हम लोग देखने वाले हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में एक्चुअली एक छोटा-सा केस स्टडी भी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे ऊपर पास एक बहुत बड़ा टॉपिक भी होता है जीएस पेपर 2 में। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए जी। तो कल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने। एक क्वेश्चन का तो ओरेंगुटन वाला हम लोगों ने देख ही लिया था। ये तो कल मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया भी था। और जो स्टूडेंट हमारे प्रीलिम्स देने गए थे तो वो भी उन्होंने कह रहे थे कि सर मोस्टली हम लोगों ने इसको ओरेंगुटन ही किया है। क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। लेकिन उम्मीद मत करना कि यूपीएससी में एग्जाम हॉल में बैठ के आप जो है हर जगह कॉमन सेंस लगा सकते हो। भई आपकी जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है वो बहुत काम आने वाली है। और क्योंकि इस बार का क्वेश्चन कुछ ऐसा आया है कि एलिमिनेशन मेथड से अब ज़्यादा हेल्प आपको मिल नहीं रही है। तो आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, तभी जाके आप उस स्टेटमेंट को जो है बता पाओगे। पहले तो ऐसा होता था कि चलो एक स्टेटमेंट रिजेक्ट कर दिया, कई बार हम लोग आंसर तक पहुँच जाया करते थे। लेकिन मान के चलो इस साल से शुरुआत हो चुकी है, अभी कुछ साल ये ट्रेंड चलेगा। यूपीएससी एलिमिनेशन मेथड को बेसिकली हटाना चाहता है। यूपीएससी में आपने देखा होगा यूट्यूब पे कितने सारे चैनल्स हैं, जो सिर्फ़ इसीलिए व्यूज़ कमाते हैं, एलिमिनेशन मेथड सिखाने के लिए, ये करें, वो करें, इस तरह से करें, इस तरह से करें। तो यूपीएससी ने कहा कि बेटा हम हैं, तुम हो। तो नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कार्बन मार्केट से, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। देखिए, इस तरह का जो टॉपिक होते हैं ना, ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन से सब्जेक्ट से हैं। ये टॉपिक देखने में आपको ज्योग्राफी से भी लग रहा होगा, ये टॉपिक आपको देखने से इकोनॉमी से भी लग रहा होगा, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है और इसकी सॉरी कार्बन मार्केट्स की बात कर रहा है। और ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी लग रहा होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या है। कार्बन मार्केट के बारे में देखिए, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था कुछ टाइम पहले, और ये कंटेंट शायद आपके पास होगा भी, ये हम लोगों ने क्लास में ही किया था। देख सकते हो आप यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन मार्केट के बारे में बात की है। फॉसिल फ्यूल्स पुट ऑन द प्राइस, पूरा हम लोगों ने कार्बन इंटेंसिव मार्केट के बारे में आपको इस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। तो कार्बन टैक्स विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कार्बन मार्केट। कार्बन टैक्स इज अ पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो हम लोगों ने एज इट इज अपने प्रीवियस कंटेंट में किया हुआ है। देखिए, कंटेंट हम जो भी करते हैं ना, आप ये मान के चलिए कि कंटेंट से सीधी-सीधी स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं एग्ज़ाम में, चाहे कोई कितना मर्ज़ी क्लेम कर ले। तो यूपीएससी ऐसा बहुत रेयरली करता है। और मान के चलो यार, 100 क्वेश्चन में से अगर 8 से 10 क्वेश्चन में अगर आपका कंटेंट से एज़ इट इज़ स्टेटमेंट आ भी जाती है, तो उसके बाद भी 90 क्वेश्चन तो पड़े हुए हैं ना आपके पास। ये थोड़ा हमें ध्यान देना है कि 2-4 क्वेश्चन अगर कहीं से एज़ इट इज़ स्टेटमेंट आ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाइए। आपको खुद से भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लाइन्स के बीच में क्या लिखा हुआ होता है, उसको समझना पड़ेगा। सिर्फ लाइन को इंटरप्रेट करना और समझना हमारे लिए भी सफिशिएंट नहीं है। उसके बियॉन्ड आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये कहता है द कार्बन टैक्स इज अ पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो पहली स्टेटमेंट तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 70-80% डायरेक्टली यहाँ से लिया गया है। इट इज अ फॉर्म ऑफ द कार्बन प्राइसिंग which aims to put a price on the carbon content of the fossil fuel and other activities that contribute to climate carbon dioxide and other greenhouse gas emission। तो पहला स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन का लिया गया है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल टू फाइट द अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यानी कि कार्बन मार्केट जो है, कार्बन टैक्स जिसका पार्ट है, तो एक तरह से ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक तरीका हो सकता है।
इट्स अ वाइड स्प्रेड। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बार हुआ था तो उसके बेसिकली सेंटर में ही यही था, कार्बन टैक्स लगाना है भाई, कार्बन मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ा हो तो वहां पे आपने कार्बन टैक्स के बारे में अच्छा खासा पढ़ा होगा, है ना, कार्बन एमिशन, वो कार्बन मार्केट पूरा हम लोग क्लास में भी कवर करते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये जो कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इनको हम लोग जो है क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, एंड इट इज गोइंग टू इंसेंटिवाइज इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। तो ये बिजनेस की किसकी बात कर रहा है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। होगा क्या, जब कार्बन टैक्स लगा दिया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पैसा कलेक्ट होता है वो सब्सिडी के रूप में दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। किसको दिया जाता है सब्सिडी के द्वारा, पब्लिक को दिया जाता है। इसका मतलब ये जो बिजनेस है, प्राइवेट हाउसेज, यहां से पैसा कहां ट्रांसफर हो रहा है, पब्लिक के पास हो रहा है। बेसिकली सरकार जो भी पैसा कलेक्ट करती है कार्बन टैक्स लेके, उसे फिर बाद में गवर्नमेंट को सब्सिडी वगैरह दे सकती है। मान लो आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है तो आपको सब्सिडी दे दिया, कुछ ना कुछ इस तरह से होता है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने लिखा ही है, स्टेटमेंट आपने देख ही लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट डायरेक्टली हमारे कंटेंट से आए, लेकिन अगर कंटेंट को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप बेसिकली उससे मीनिंग निकाल सकते हो कि हाँ, कार्बन मार्केट जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर से जब पैसा सरकार कलेक्ट करती है तो ये प्राइवेट सेक्टर से स्टेट की तरफ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ रिसोर्सेज ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट नजर आ रही है। अब ये कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। अब ये जो है आपको दिमाग लगाना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 1 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। देखिए कार्बन मार्केट वो रिसोर्स ट्रांसफर तो करती है, लेकिन क्या उसकी वजह से भैया क्लाइमेट चेंज रिड्यूस होगा? अब ये यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप देखोगे ना, बहुत लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। तीनों ही स्टेटमेंट जो है अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। वाजीराम, विजन, फोरम, प्रेप, आप देखोगे काफी ज्यादा वेरिएशन है इसके अंदर। अब ये जो स्टेटमेंट है नीचे वाली, ये थोड़ा सा डाउटफुल नजर आ रही है। ये सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ, मेजोरिटी केसेस में हम कह सकते हो कि मुझे लगता है कि 80% केसेस में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइवेट सेक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माइनिंग हो गया या सीमेंट इंडस्ट्री हो गया या स्टील इंडस्ट्री हो गया, जहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करके सरकार बाद में पब्लिक को उसको देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्बन मार्केट से जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर से स्टेट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नजर आ रही है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली करता है या नहीं करता है? आई थिंक इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। ये स्टेटमेंट इसको जो है सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे मैं 50-50% ही जाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली जब यूपीएससी की आंसर सीट आती है, आंसर की आती है, तभी हम लोग बता सकते हैं कि इसकी वजह से क्या क्लाइमेट चेंज दूर होगा। हो भी सकता है, अगर नहीं भी हो सकता। कैसे? अगर वो रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, फिर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर वो रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम अदर सॉर्ट ऑफ सब्सिडी, कोई और सब्सिडी सरकार दे रही है, मान लो सरकार को जो है पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही है या फिर एजुकेशन पे कुछ ना कुछ कर रही है, तब जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है यूपीएससी इसको किस तरह से लेता है। और इसीलिए तो कहते हैं ना, इस बार एग्जाम की क्वालिटी बहुत जबरदस्त रही। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हैं, और भैया मतलब कहने दिमाग का दही बन जाएगा आपका। तो आपको थोड़ा सा अप्रोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज और जो 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 कन्वेंशनली तैयारी की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, थोड़ा आगे आपको जाना पड़ेगा, डीपली आपको जाना पड़ेगा। यूपीएससी की डिमांड कर रही है। तो करंट अफेयर का तो आपको अच्छे से पता ही है कि हमारा जो कोर्स चलता है, सैटरडे को हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली। ये स्कैन आप जो है कर सकते हो, ये कोड वगैरह जो है मेरा आप यूज़ कर सकते हो। मैं ही वो क्लासेस लेता हूँ। फाउंडेशन कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ, आप इस पर सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए जी, पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। कैग वोटेड इन एज WHO ऑडिटर फॉर अ सेकंड टर्म। देखिए कैग तो एक स्टैटिक सा टॉपिक हो जाता है, लक्ष्मीकांत से आप अच्छे से कर ही लेते हो। हाँ, अच्छी न्यूज़ ये है, हमारे जो कैग हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपना चीफ एडिटर। एक्सटर्नल एडिटर जो है वो किया जाता है WHO के द्वारा। देखिए लिखा हुआ है, कैग इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो यूनाइटेड नेशन का जो पैनल होता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स का, उसमें हर कंट्री का जो कैग होता है वो पार्टिसिपेट करता है एज अ मेंबर के तौर पे, और उनमें से किसी एक को चुना जाता है उसके चीफ के लिए।
तो ऑलरेडी हमारे कैग, इंडिया का जो कैग है वहां पे 2019 से लेके 2023 तक वो चीफ थे। इतनी अच्छी खुशी की बात है यार, उनको दोबारा से चुन लिया गया है फॉर 2024 टू 2027। इसका मतलब हमारे कैग का जो है ना भाई, भोकाल है WHO के अंदर। और वैसे भी इंडिया का जो कैग है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू ऑडिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत रिस्पेक्ट है। थोड़े समय पहले, लास्ट कुछ साल पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने के लिए जो है हमारे कैग को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है। बाकी कंटेंट पूरा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको वहीं से कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा डाल दिया है। इसकी हिस्ट्री आपको लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, बाकी प्रोविजंस वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हिस्ट्री की अगर बात करें तो एक हमारे पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा मेंशन किया गया है। शुरुआत इसकी 1858 से हुई थी, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद से जो है इसकी शुरुआत होती है। एज एन ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल के रूप में इसकी शुरुआत होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जब कंपनी से लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो भैया कंपनी से पूरा हिसाब किताब मांगा गया था, इसीलिए जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। फिर 1918 1860 के अंदर सर एडवर्ड ड्रमंड जो है वो पहले ऑडिटर जनरल अपॉइंट किए गए थे। बिल्कुल सीधा सीधा सा पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे CDS हो, UPS हो, स्टेट PCS वगैरह हो, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1866 के अंदर जो है पोजीशन को रीनेम कर दिया गया एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मतलब CGA। एंड इन 1884 इसको दोबारा से रीडिजाइन किया गया एज कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, CAGI। फिर बाद में हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, इसको दोबारा से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जब 1958 में किया, बेसिकली इसका नाम जो है कैग जो है वहीं से चल रहा है। आई को बाद में हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया था। जम्मू कश्मीर को भी 1958 में इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि आर्टिकल जो 370 है वो स्पेशल पावर देता था, उससे पहले नहीं था। बट धीरे धीरे क्या हुआ था, आर्टिकल 370 की बेसिकली जो पावर्स थी वो धीरे 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 करके सेंटर की तरफ ट्रांसफर हो ही रही थी, तो इसको भी ट्रांसफर कर दिया गया। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हैं जो कैग के, वो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो लक्ष्मीकांत का ही बेसिकली पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है। आर्टिकल्स के अलावा जो थर्ड शेड्यूल होता है हमारा, सेक्शन 4 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात करता है किस चीज़ की, देखिए, इट प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म एंड ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया। तो थर्ड शेड्यूल ओथ की बात करता है। हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, MPs MLAs वगैरह होते हैं, कंट्रोलर और जनरल ओथ के बारे में बात करता है। सर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, या फिर आजकल तो 1 पेयर 2 पेयर भी आता है एग्जाम में क्वेश्चंस, ओनली 1 ओनली 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर भी कैग को मेंशन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर भी कैग को मेंशन किया गया है। आई कैन गारंटी 95% ये स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके आएंगे अगर एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से कौन सी जगह पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैग को मेंशन किया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल में भी मेंशन किया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है भाई किसके बारे में, मेंटेनेंस ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्राइबल रीजन्स, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे भी कैग के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, जो मतलब वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वहाँ पे दी जाती हैं। ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए, उसके अलावा फंक्शन ऑफ द कैग ये आपको अच्छे से आता ही है, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें। ये कंटेंट तो शायद पिछली क्लास का रह गया होगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, डोंट वरी। अभी रिमूव कर देता हूँ, आप बोल दिया है। चलिए जी, इसको मैं ट्रैश में मूव कर देता हूँ, हट गया। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है कुटुम्बश्री इज अ क्रॉस रोड। तो कुटुम्बश्री एक्चुअली एक बहुत बढ़िया केस स्टडी भी हमारे पास है। कुटुम्बश्री को दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप माना जाता है। ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब भैया अपनी मदद आप खुद करिए, कोई और बाहर से आपकी मदद करने नहीं आएगा। पहले खुद आपको दिखाना पड़ेगा अपनी मदद कर सकते हो, तब लोग जो है बाहर से आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। UPSC एस्पिरेंट का भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए, मतलब आपका खुद भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए, कम से कम 2-3 लोगों का, जिसमें आप एक दूसरे की खुद हेल्प करिए। कंटेंट पढ़ के उसको शेयर करिए, नोट्स मेकिंग जो है, अब नोट्स मेकिंग करते हो आप, उसको शेयर कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डिबेट और डिस्कशंस कर सकते हो। जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी आप अकेले बैठ के पढ़ाई करना उतना सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्लास के नोट्स शेयर कर सकते हो, डिबेट्स कर सकते हो, खुद के नोट्स बना सकते हो, न्यूज़पेपर का कंटेंट जो है शेयर कर सकते हो। कैसे भी आपको करना है, आंसर राइटिंग आप कर सकते हो, उसके जो है एक दूसरे के आंसर इवैल्यूएट कर सकते हो, कोई प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस कर सकते हो,
कैश वर्क कर सकते हो, मैप वर्क आप इकट्ठे बैठ के कर सकते हो। तो सेल्फ हेल्प जो है आपका खुद का भी एक ग्रुप होना चाहिए। तो कुटुम्बश्री जो है वो केरला में है बेसिकली, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है पूरी दुनिया का। और सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे जीएस पेपर 2 में बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आपने अगर सिलेबस पता हो तो वीमेन इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप स्पेशली मेंशन किया गया एग्जाम में। तो कुटुम्बश्री इज बेसिकली वीमेन एम्पावरमेंट एंड द पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इट वाज फ्रेम्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन, SPEM इसको बोलते हैं, बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला 1998। ये 3 टियर पे काम करता है। पहला जो टियर होता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली बात हो रही है। पहली जो टियर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो दूसरे लेयर में यहाँ पे होते हैं, उसके अंदर इट इज मेड अप ऑफ द एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी विच आर इलेक्टेड एट द लेवल ऑफ NG मतलब नेबरहुड ग्रुप। तीसरी जो टियर ग्रुप होता है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी से यहाँ पे लोग आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, जो कि तीसरे लेवल पे होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर आर वीमेन बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। आप केरला में आप चले जाइए, आपको हर 2-3 किलोमीटर के ऊपर कुटुम्बश्री के द्वारा कुछ ना कुछ चलाया हुआ प्रोग्राम आपको दिख जाएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन वीमेन को जो है यहाँ पे एम्पावरमेंट भी होती है, उनको काम भी मिलता है, बहुत कुछ यहाँ पे किया जाता है कुटुम्बश्री के द्वारा। अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे जेंडर रिसोर्स सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स, है ना, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, उसके अलावा जैसे नो कलेक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हाउस होल्ड, हैंडीक्राफ्ट, आप नाम लीजिए बस, हर जगह आपको कुटुम्बश्री के मेंबर्स वहाँ पे देखने को कई सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, पोल्ट्री एंड द डेयरी, केटरिंग, ट्रेनिंग कोर्स फॉर द वीमेन राइट्स, नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेनिंग ऑन द स्किल्स इन द माइक्रो एंटरप्राइज एज वेल, ट्रेनिंग इन द बैंकिंग प्रैक्टिसेस वगैरह, ये सब कुटुम्बश्री के द्वारा किया जाता है। लाखों लाखों वीमेन कुटुम्बश्री के अंदर इन्वॉल्व हैं भाई। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक एग्जाम के परस्पेक्टिव से हो जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 10 to 20 इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व होते हैं। आपने ध्यान रखना है, तो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, बहुत लाखों में ग्रुप नहीं होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। 10 to 20 इंडिविजुअल्स एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, तो जिसका मन करे आप यहाँ पे आइए और पार्टिसिपेट करिए एक्टिविटीज़ के अंदर, आपको बेनिफिट मिलेगा ग्रुप का। सेविंग एंड द क्रेडिट एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती है। यूजली जो रूरल एरियाज में जो वीमन होती हैं, जिनको रेगुलर बैंकिंग सेक्टर से पैसा नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन सकती हैं। तो उनकी जो सेविंग होती है, छोटी छोटी सेविंग, मे बी हर महीने 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, वो सेविंग उनकी होती रहती है। और क्रेडिट एक्टिविटी भी की जाती है, मतलब किसी को अगर पैसे की हेल्प होती है थोड़ी बहुत, वो भी की जाती है, किसी काम धंधे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए नहीं होता है वो। इनकम जनरेशन एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, वो तो आपको मैंने बता ही दिया, है ना। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे होती है, तो कोई एक यहाँ पे भाई चौधरी नहीं होता है कोई भी, ठीक है, सब यहाँ पे अपने अपने लेवल पे काम करते हैं और एक वोटिंग वगैरह करके डिसीजन मेकिंग होता है। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके स्ट्रॉन्ग करता है ना। बुक कीपिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट वगैरह के वो सब प्रोग्राम यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लेबर एक्टिविटी ही होती है, नहीं, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है। स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बुक कीपिंग, सब कुछ यहाँ पे किया जाता है। और सोशल और इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। वीमेन जब इकट्ठी होती हैं तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज होते हैं, तो एक सोशल इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है उनको, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकें। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप के, जैसा हम लोगों ने देख ही लिया है। एक तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होती है, तो आप बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट होती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं वीमेन को, जैसे हम लोगों ने देख ही लिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है ना। हेल्थ इंप्रूव होती है आपकी, कई तरीके से हेल्प इंप्रूव हो सकती है। अगर किसी वीमेन को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेफिनेटली वो वहाँ पे उनकी हेल्प की जाती है। और कई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो खुद इसी सेक्टर में पार्टिसिपेट भी करते हैं, एनजीओज वगैरह के साथ कोलैबोरेट करके, मेडिसिनल सेक्टर में या वीमेन हेल्थ को लेके, अनहाइजीनिक सैनिटरी प्रैक्टिसेस वगैरह वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो साइड बाई साइड चलता ही रहता है, क्योंकि भैया काम धंधा मिलेगा तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अपने आप ही होती है। और जब वीमेन यहाँ का इंप्रूव स्टेटस होता है, जब वीमेन एक एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, तो डेफिनेटली उनका स्टेटस इंप्रूव होता है एज अ पर्सन, है ना, फैमिली में भी, सोसाइटी में भी, तो इनकी अच्छी नज़र से देखा जाता है। तो बेसिकली ये जो पैट्रियार्की को ब्रेक करने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है।
लेकिन हर चीज़ अच्छी-अच्छी नहीं होती है भाई, है ना? सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहाँ पे भी दूसरा पहलू भी है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जनरली हम लोगों ने बात किया था क्रेडिट का, कि क्रेडिट दिया जाता है वीमेन को, लेकिन कुछ सर्वे ऐसा बताते हैं कि 48% केसेज़ में आज भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वीमेन हैं, वो मनी लेंडर से ही पैसा बोरो कर रही हैं। और मनी लेंडर से जब पैसा बोरो करते हो तो हाई इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर लगाया जाता है। तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है, हालाँकि इम्प्रूवमेंट हो रही है बट फिर भी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं, उनका ऑडिट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही नहीं है, जो कि डायरेक्टली जाके वहाँ पे ऑडिट कर सके। लैक ऑफ कनेक्टिविटी अभी भी है रूरल एरिया से, चाहे आप ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड रेलवे नेटवर्क देख लीजिए या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी देख लीजिए, आज भी यहाँ पे समस्याएँ हैं। तो इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आज भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जैसे मान लो हैंडीक्राफ्ट में या कहीं पे मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं, कहीं पे कुछ एनवेलप्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो की जाती हैं, वो बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई जाती हैं। अभी भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है ना? एक्सेस टू मार्केट नहीं है, जैसे आपको मैंने बता ही दिया। जैसे आजकल तो ई-कॉमर्स का ज़माना है, तो वहाँ पे ई-कॉमर्स की एक्सेस नहीं है। इवन मार्केट तक की खुद एक्सेस नहीं है, क्योंकि कई बार इंटीरियर जो गाँव के एरियाज़ होते हैं, वहाँ तक शहरों में जाना 50-100 किलोमीटर, वो एक दिक्कत यहाँ पे हो जाती है ना? और एग्रीकल्चर के ऊपर बेसिकली ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है आज भी। हालाँकि दूसरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, बट आज भी 70 टू 75% एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पता है कि इनकम बहुत ज़्यादा होती नहीं है ना? अनफॉर्चुनेटली तो वो सारी चीज़ें हैं। और लैक ऑफ ट्रेनिंग एज़ वेल, है ना? जिस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होना चाहिए, उम्मीद के हिसाब से उतना नहीं हो पाता है। तो एक थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, आपको डेफ़िनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स प्रीवियसली पूछे भी जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएँगे। इसके आस-पास आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 2-3 एग्ज़ाम्पल याद कर लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आराम से आ सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट का सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेशन करके कुछ ना कुछ आपसे मेंस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए जी। द लैक ऑफ टीचर्स इन द हायर एजुकेशन, ये तो समस्या तो बहुत बड़ी है भाई, है ना? टीचर्स की कमियाँ हैं हमारे हायर एजुकेशन में नहीं, बल्कि अगर आप मिडिल एजुकेशन में भी देखें, लो एजुकेशन लेवल पे भी देखें, स्कूल्स वगैरह के अंदर भी प्रॉब्लम है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में टीचर हैं ही नहीं। अगर हैं तो क्वालिटी नहीं मिल रही है, हायरिंग नहीं होती है, वैकेंसी ऐसे की ऐसी पड़ी रहती हैं। तो आज बेसिकली इसके अंदर उसी बारे में बात की गई है कि भैया अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है, तो डेफ़िनेटली हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसको तो डेफ़िनेटली आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कई सारी की दिक्कतें हैं। कई सारी दिक्कतें ये हैं, पहली जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं है अपने फैकल्टी रिसोर्सेज़ को लेके। किस कॉलेज में कितने टीचर हैं, कितने होने चाहिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, वो हमारे पास कोई भी एक ऐसी सेंट्रलाइज़्ड एजेंसी है नहीं, जो इस डाटा को कलेक्ट करती हो। दूसरी बात, जो टीचर्स की समस्या है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में, यूजुअली उसे एज़ अ क्वांटिटेटिव इश्यू माना जाता है, क्वालिटेटिव इश्यू नहीं माना जाता है। तो ये भी उसकी बेसिकली हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो व्हाई इज़ देयर नो रिलायबल डेटा? क्यों नहीं है हमारे पास डेटा? इसके कई सारे रीज़न उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। तभी 2011 में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन द फैकल्टी शॉर्टेज एंड द डिज़ाइन ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। इस रिपोर्ट ने कुछ कुछ बातें यहाँ पे बोली थी, जो कि हमें थोड़ा-थोड़ा आइडिया उसका होना चाहिए। रिपोर्ट ये कहती है कि भाई पहली बात तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट होती हैं, वो वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की गई है। उनके ऊपर फैकल्टीज़ का जो डेटा है, वो रेगुलरली अपडेट नहीं होता। तो बहुत मेसी हैं और इनकम्प्लीट वेबसाइट है। इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आपको नहीं मिलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली ये जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा डेटा, पहली बात तो डेटा है ही नहीं, और डेटा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तीसरी बात, जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा डेटा दिया जाता है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता है। क्योंकि ये जो वेरिफ़िकेशन होती है, ये भई गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्रॉस वेरीफ़ाई नहीं किया जाता है। जो यूनिवर्सिटी ने दे दिया, उसको मान लिया जाता है। और घोस्ट फैकल्टी का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। बहुत बार क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोई टीचर 10 साल पहले काम कर रहे थे, आज भी वेबसाइट पे उसका नाम चलता रहता है। दिखने में तो लगता है फैकल्टी है, लेकिन भाई वो फैकल्टी हो सकता है कभी उसने टीचिंग छोड़ ही दिया हो या किसी और कॉलेज में चला गया हो। वो दिक्कतें भी यहाँ पे हैं। ऐसा भी देखा गया कोविड-19 में कई सारे टीचर्स की डेथ हुई, लेकिन आज भी वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चढ़े हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और कई बार रेगुलर फैकल्टी नहीं होती हैं, है ना? तो शॉर्टेज जो है, क्या ये सिर्फ़ क्वांटिटेटिव इश्यू है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्वालिटेटिव इश्यू भी है। तो कुछ 5-6 बातें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं, जो थोड़ा आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है that a number of faculty members varies across disciplines, institutions and the location. एक फैकल्टी फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, वही फैकल्टी मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है, जहाँ पे ये भी समस्या है। एक फैकल्टी जो है, वो भाई अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा, वो वाजिराम में भी पढ़ा रहा है, वही फैकल्टी विज़न में भी पढ़ा रहा है, वही फैकल्टी प्रेप आईएएस में भी पढ़ा रहा है। तो ये, अब ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अलग-अलग कॉलेज में जाके फैकल्टी पढ़ा रही हैं, तो ये आप टाइम कैसे मैनेज करोगे? एक फैकल्टी दिल्ली में पढ़ा रहा है, मुंबई में पढ़ा रहा है, पुणे में भी पढ़ा रहा है और नागालैंड में भी जाके पढ़ा रहा है। तो ये एक ब सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ पे, डिमांड और सप्लाई के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। दूसरी जो चीज़ है वो है इनेबिलिटी टू हायर। कॉलेज हायर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलता है। भाई टीचर हायर करोगे तो सैलरी तो चुकानी पड़ेगी ना, सैलरी के लिए पैसा भी तो होना चाहिए अकाउंट में, तो पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से वो हायर उनको कर ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पे क्या दिक्कत है, कुछ इंस्टीट्यूशन के पास पैसा है, हायर भी करना चाहते हैं, लेकिन फैकल्टी खुद हायर नहीं होना चाहती। क्यों नहीं होना चाहती? क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जिस तरह से टीचर क्वालीफाई होता है, उसको उसको उसी तरह से पैसा नहीं मिलता है। यूजुअली मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़िए, मतलब कॉलेजेस की बात हो रही है, पार्ट टाइम टीचर रखे जाते हैं, फुल टाइम टीचर नहीं रखे जाते। यहाँ पे ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा पैसा किसका है खेल? प्रॉफिट का है भाई, पैसे का। यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहती, कॉलेजेस नहीं चाहते कि वो रेगुलर टीचर हायर करें और उसको अगले 20 से 25 सालों तक पैसा दें। तो वो पार्ट टाइम हायर करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बेसिस पे, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी समस्या। एक समस्या इन्होंने बताई, यहाँ पे रिजर्वेशन की भी समस्या नज़र आती है कई बार। जैसे जो ओबीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट की जो अलग से वैकेंसीज़ होती हैं, बहुत बार यहाँ से कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं। अच्छे क्वालिटी वाले टीचर्स, कई बार ऐसा होता है, तो वो सीट वेकेंट पड़ी रहती हैं। की वजह से ओवरऑल स्टूडेंट टीचर रेशियो कम हो जाता है, और फिर इसी वजह से कहीं न कहीं फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिसेज़ भी नज़र आती हैं, जो अलग से एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भई बहुत बार जो टीचर इसीलिए भी नहीं जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्योंकि जो जिस लोकेशन पे उनको भेजा जाता है, वहाँ पे या तो लोकेशन अच्छी नहीं होती है, या फिर वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस होते हैं वो बेटर नहीं होती हैं। तो वो एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो और एक समस्या यहाँ पे ये भी है कि जो मान लो पीएचडी, एक एक रिसर्च स्कॉलर है, उसने पीएचडी किया हुआ है, तो पीएचडी की क्वालिटी ही इतनी अच्छी नहीं है। आप हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में देखिए, पीएचडी तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है जितना विदेशों में होता है। एक्चुअली जेन्युइन रिसर्च बहुत कम की जाती है, वही कॉपी पेस्ट चल रहा है एक तरह इधर से उधर। तो ये कुछ समस्याएँ हैं जो कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। देखिए, बता मैंने आपको दिया है, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसके खुद के छोटे से नोट्स बना लें। आपको लेटर ऑन बहुत हेल्प इसकी मिले। ठीक है, चलिए। व्हाट हैज़ इंडिया डन टू कर्ब अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज़? मैं आपको बताता हूँ हिस्टेरेक्टोमीज़ क्या होता है। ठीक है, देखिए, हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? इसमें एक वीमेन की जो एक एक्चुअली सर्जिकल प्रोसेस होता है, ये सर्जरी होती है, जिसमें एक वीमेन के यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है? यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है। कभी-कभी जो है सर्विक्स को भी रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि सर्विक्स कैंसर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है काफ़ी वीमेन के अंदर। तो यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है, सर्विक्स को रिमूव कर दिया जाता है, इसे कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। पहले तो आपकी टर्म का मतलब पता होना चाहिए। यूजुअली इसके कई बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कई इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होते हैं, वो दूर हो सकते हैं, कैंसर वगैरह का खतरा होता है तो वो भी दूर हो सकता है। अब बेनिफिट तो इसके हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत होता है। आर्टिकल में कुछ बड़ी ही चौंकाने वाली चीज़ें बताई गई, खासकर जो लो इनकम सोशो इकोनॉमिक जो कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हैं महिलाएँ, उनके अंदर जो है हिस्टेरेक्टोमी के केसेज़ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके रीज़न उन्होंने कुछ बताए, जैसे क्या होता है जब यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है, तो प्रेगनेंसी वगैरह तो हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से वीमेन जो है वो लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकती है। तो इन्होंने बताया जैसे शुगर केन फील्ड के अंदर जो गन्ना वगैरह होता है, शुगर केन फील्ड होता है, वहाँ पे जो महिलाएं लेबर काम करती हैं, कई बार उनको बहका के फुसला के उनकी हाइस्टेरेक्टोमी करवा दी जाती है, इस वजह से समस्याएं होती हैं।
और इन्होंने क्या प्रॉब्लम बताई है, और इन्होंने यहाँ पे बताया हॉस्पिटल्स की भी प्रॉब्लम बताई है। कई बार हॉस्पिटल्स जानबूझ के महिलाओं की hysterectomy करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंश्योरेंस से बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस से। अब देखिए हमारे पास क्या है भाई, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाती है 1949 प्रोसीजर्स को लेके, जिसमें हाइस्टेरेक्टोमी भी इन्वॉल्व है। तो हॉस्पिटल को तो पैसा मिल रहा है, महिला का जो सर्जरी वो फ्री में हो रही है, तो हॉस्पिटल्स इस वजह से भी करते हैं। शुगर केन इंडस्ट्री के जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया, इसी के अंदर बताया था कहीं पे शुगर केन इंडस्ट्री में, तो महिलाओं का रिमूव करवा दी जाती है ओवरी, ताकि वो खेतों में काम कर सकें, उनको छुट्टी ना देनी पड़े। ये भी जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, ठीक है? और उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे, वो क्या हैं? एक तो हमारे पास स्किल्ड उतने स्किल्ड डॉक्टर नहीं हैं, जो कि जो हिस्टेरेक्टोमी है वो बहुत स्किलफुली कर सकें। ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस है। महिला को ऐसा उनको बता दिया जाता है कि आप अपनी जो है यूट्रस को रिमूव कर दोगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, आपको थकान नहीं होगी, आप लॉन्गर आवर्स तक काम कर सकते हो। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि जब हॉस्पिटल में वगैरह इस तरह के प्रोसीजर किए जाते हैं, तो उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी अ, बेसिकली साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया जाता है। ये बड़ी समस्या है। एक्सेस टू हेल्थ केयर ऑल्सो। अब कई महिलाओं को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं, प्रेज़ेंट ही नहीं है ना? और अगर हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है। सोशो कल्चरल फैक्टर यहाँ पे होते हैं, एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इस चीज़ के साथ। तो बहुत सारी महिलाओं जिनको जेन्युइन हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, वो नहीं ले पाती हैं इसकी हेल्प। कॉस्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखिए, इंडिया के केस में चलो आप मान के चलिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो आयुष्मान भारत के अंदर कवर हो जाता है। बट आफ्टर सर्जरी भी यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आयुष्मान भारत के अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके लिए आपको खुद की जेब से ही पैसा खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे ये समस्या। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिसकी वजह से या तो प्रोसीजर डिले हो जाता है, या प्रोसीजर इनएडिक्वेट तरीके से होता है। पोस्ट सर्जरी चैलेंजेस, कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, इमोशनल गैप हो जाता है। क्योंकि देखिए, किसी की बॉडी से अगर एक बॉडी पार्ट रिमूव हो गया, अगर यूट्रस वगैरह रिमूव हो गया, तो एक फीलिंग ऑफ लॉस रहता है, चेंज इन द बॉडी इमेज हो जाती है ना? सेक्सुअल वेलबींग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो इसकी वजह से होती हैं। तो एक तो हॉस्पिटल में इंश्योरेंस वाली समस्या, इस सेक्टर में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है शुगर केन इंडस्ट्री में, क्योंकि जो ऐसा वूमलेस वूमलेस लेबरर्स, ठीक है, दे कैन वर्क फॉर द लॉन्गर आवर्स, उनको छुट्टी वगैरह भी नहीं देनी पड़ती है। ये भी कुछ समस्या यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वूमलेस वुमन, शुगर केन कटिंग इंडस्ट्री वेयर वूमलेस वुमन आर द नॉर्म टू एलिमिनेट द नीड टू मेंस्ट्रुअल केयर एंड द हाइजीन अमंग वर्कर्स। ये भी यहाँ पे समस्या एक आती है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में इतना आइडिया होना आपके लिए काफ़ी है, रहेगा तो सफिशिएंट। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्या कहता है? फास्टर स्ट्रोंगर इंडिया मस्ट यूज इट्स सुपर कंप्यूटर्स बियॉन्ड वेदर फोरकास्ट। देखिए, अभी हमारे पास जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं, ठीक है, मिहिर और प्रत्यूष, जो कहाँ पे हैं? ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे, और दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर द म्यूजियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर इस समय वेदर फोरकास्टिंग के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वेदर फोरकास्टिंग से आगे भी तो है भैया दुनिया। वहां पे भी जाइए आप, जैसे प्रोटीन बायोलॉजी, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड एप्लीकेशंस, यहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर का यूज हो सकता है, लेकिन इंडिया अभी तक यहाँ पे यूज नहीं। सुपर कंप्यूटर का मोस्टली यूज वेदर फोरकास्टिंग वाले तरीके से ही होता है। और क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, तो हमें सुपर कंप्यूटर्स को अपडेट करना पड़ता है। तो फ्रेंच कंपनी है एटोस, जिसका नाम है, यहाँ से अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर्स को इंपोर्ट करने वाले हैं। आपको अच्छे से हम लोगों ने कल बताया था कि 4500 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट था मोदी सरकार का, और वो यहाँ से फ्रांस से हम लोग लेके आएंगे। अपना तो डेवलप हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन पता ही है कि बाहर से भी हमें चाहिए होता है, राइट? तो ये पेटा फ्लॉप वगैरह, ये फ्लॉप क्या होता है, ये सब आपको मैं कल बता चुका हूँ। फ्लॉप बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड को
चेक करने के लिए होता है। एक पेटाफ्लॉप के अंदर 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स होते हैं। तो बेसिकली जो यूजुअली हमारा जो कंप्यूटर होता है, इससे बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा स्पीड के साथ काम कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। बाकी इस समय दुनिया के जो 10 सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर हैं, आप थोड़ा उसको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी। ये थोड़ा-सा अपडेटेड नहीं है शायद, हल्का-सा पुराना है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से हम लोगों ने लिया था। ये 2-3 साल पुराना है। इस समय जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है बेसिकली वो यहाँ पे है, इसको अपडेट किया था अमेरिका ने, पहले तीसरे नंबर पे था, अभी ये 4th नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आ चुका है अपडेट करने के बाद। खैर, सुपर कंप्यूटर एक बड़ी चीज़ है। सुपर कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें अ, कई सारे रीज़न हो सकते हैं दुनिया में सुपर कंप्यूटर की फाइट को लेके। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। किसी कंट्री के पास अगर सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है, तभी वो जो अपनी छाती चौड़ी करके कहता है कि देखो मैं टेक्नोलॉजी में तुमसे ऊपर हूँ। देख वो भी फाइट यहाँ पे चलती है, लेकिन टाइम टू टाइम आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देखिए, आप क्वांटम कंप्यूटिंग को देखिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री को देखिए, रोबोटिक्स इंडस्ट्री को देखिए, तो हर जगह यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। तो ये तो आर्टिकल बेसिकली कल वाला है, परसों वाला है, जो आपको मैंने यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा था, तो आप थोड़ा देख सकते हो। इंडिया में सुपर कंप्यूटर की बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री रही है। आप इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ सकते हो। कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम अगर आप याद कर सकते हैं एग्ज़ाम में, यू नेवर नो, कुछ ना कुछ पूछ सकता है वो। जैसे क्यूबिट्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन ओडी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो फ्लॉप्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका हो जाता है। ये थोड़ा-सा आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ लीजिए। और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो 2015 के अंदर हम लोगों ने चलाया था, थोड़ा आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।